दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है डर। मुझे वादा नहीं इंसाफ चाहिए। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अशोक जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अशोक जी के दो बच्चे अवनी और अतुल। अशोक जी की पत्नी का नाम सरोज है। वैसे तो अशोक जी के दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, परंतु अवनी की तो बात ही कुछ और है। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आती है, जो एक बार पढ़कर कंठस्थ कर लेती। वह कभी नहीं भूलती। छोटी सी उम्र में ही अवनी को रामायण की चौपाइयाँ याद करके सुनाने का बहुत शौक था। अशोक जी जानते थे कि यदि उनकी बेटी अवनी को सही दिशा मिले तो वह बहुत आगे जाएगी, लेकिन सीतापुर जैसे छोटे शहर में पढ़ाई के बहुत कम अवसर हैं। अशोक जी की बेटी ने 10वीं पास कर ली थी और उसके बहुत अच्छे नंबर भी आए थे। अशोक जी इसी बात को लेकर चिंतित थी कि अब आगे की पढ़ाई के लिए बेटी को कहाँ भेजा जाए। तभी उनके मोबाइल पर बड़े भाई साहब का फ़ोन आया। अशोक जी के बड़े भाई साहब बनारस में रहते हैं। अफसरी से रिटायरमेंट लेकर उन्होंने अपना बहुत बड़ा बंगला बना रखा है। उनका एक ही बेटा है जो शादी के बाद विदेश चला गया, परंतु बेटे की बहू विधि बड़े भाई साहब और भाभी के साथ ही रहती। अशोक जी ने अपने बड़े भाई साहब से बात करते समय अपनी चिंता व्यक्त की, तो अशोक जी ने के बड़े भाई साहब ने तुरंत ही समस्या का हल निकाल दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो अवनी हमारे साथ बनारस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। वैसे भी इतना बड़ा घर खाली पड़ा है। हमारी बहू विधि भी अकेली घर में बोर हो जाती। विधि को अवनी का साथ भी मिल जाएगा तो दोनों खुश रहेंगे। औपचारिक बातचीत के बाद अशोक जी ने कहा कि मैं अवनी बिटिया से सलाह मशवरा करके बताऊंगा। भाई साहब, अभी अवनी 14 साल की ही है, क्या पता उसका मन किसी दूसरे शहर में ना लगे। उससे पूछना भी जरूरी है। फोन काटने के बाद अशोक जी ने अपनी पत्नी सरोज से बात की कि बनारस से बड़े भाई साहब का फ़ोन था। वह अवनी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। अशोक जी ने खुश होते हुए कहा, वैसे मौका अच्छा है, अपनों से भला कैसा डर। हम निश्चिंत होकर अपनी बेटी को बड़े भाई साहब और भाभी के घर भेज सकते हैं और फिर जब हमारा मन होगा उससे मिलने चले जाया करेंगे। सभी की सहमति से अवनी को बनारस भेजने की तैयारियां शुरू होने लगी। अवनी भी अपने बड़े ताऊजी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसे काफ़ी समय अपनी बड़ी भाभी विधि के साथ बिताने को मिलेगा। सरोज ने अपनी लाडली बिटिया को हिदायत देते हुए कहा, बिटिया सलीके से रहना और बड़ों का आदर सम्मान करना, उनकी बात मानना और पढ़ाई मन लगाकर करना। अपनी भाभी विधि के साथ घर के कार्यों में भी हाथ बटाती रहे ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। अवनी का बनारस के एक बहुत अच्छे स्कूल में मेडिकल साइंस से एडमिशन हो गया। अब अवनी को बनारस छोड़ने के लिए जाना था। अशोक जी अपनी पत्नी सरोज, बेटे अतुल के साथ अवनी को छोड़ने अपने बड़े भाई साहब के घर पहुंचे तो बहू विधि ने उनका आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के साथ साथ हंसी मजाक चलता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। अब अशोक जी अवनी को अपने बड़े भाई साहब के घर छोड़कर वापस जाने की अनुमति लेने लगे तो अशोक जी के बड़े भाई साहब भाभी ने उन्हें एक रात रोकना चाहा, परंतु अशोक जी ने काम की व्यस्तता के चलते रुकने में असमर्थता जताई। सरोज जी का दिल बहुत घबरा रहा था कि वह अपनी लाडली बेटी अवनी को पहली बार अपने से अलग कर रही। मन में डर था तो सुकून भी था। उनकी बेटी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएगी। अशोक जी ने अपने बड़े भाई साहब का धन्यवाद करते हुए विदाई ली। सरोज जी ने अवनी को जरूर हिदायतें देते हुए अनुमति ली। अवनी के माता पिता और भाई अपने घर सीतापुर चले गए। भाभी विधि ने अवनी को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, अवनी यह तुम्हारा कमरा है, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। अब तुम अपना सारा सामान यही जमा लो और मन लगाकर पढ़ना। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। आखिर अपने सपनों के लिए तुम अपनी मम्मी पापा और भाई को इतनी दूर कर आई हो। विधि की ऐसी बातें सुनकर अवनी की आंखें भर आई और उसने कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हो, आपकी और मेरी खूब जमेगी। तभी अवनी ने देखा कि ऊपर के कमरे में
कोई और है? उसने भाभी से पूछा। भाभी, पापा ने बताया था कि घर में सिर्फ आप, ताई जी और ताऊ जी ही हैं। फिर वह कौन है जो ऊपर वाले कमरे में दिखाई दिया था? विधि ने असहज होते हुए कहा, अरे वह तो मेरा भाई राजू है। बहुत सीधा लड़का है, यहाँ पर मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया है। बहुत मेहनती है मेरा भाई। अवनी ने कहा, लेकिन ताऊजी ने तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। विधि ने कहा, हाँ, वह कल ही यहाँ आया। विधि अवनी से नजरें चुरा रही थी। अब वह क्या बताए कि उसके भाई की घटिया हरकतों के कारण उसके पापा ने उसे अपने घर से निकाल दिया। विधि भी अपने भाई को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन भाई के मुंह में फंस गई। अवनी के ताऊ ताई को भी झूठ बोला कि उसका भाई राजू मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा, इसीलिए थोड़े दिन यहाँ रहने आया। विधि की बात सुन अवनी चुप हो गई। अवनी की आंखों के सामने तो उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, जिसे हर हाल में अवनी पूरा करना चाहती थी। दिन सामान्य रूप से बीत रहे थे। ताऊजी और ताईजी वर्द थे तो अपने कमरे में ही अधिक समय गुजारते थे। ताईजी तो व्हील चेयर पर थी, वही विधि कामों में उलझी रहती, अवनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। इन सब में कुछ अजीब था। अवनी को किसी की नज़रें हमेशा घूरती रहती। किशोर व अवनी असहज महसूस करने लगी, परंतु किसी से कुछ कहती नहीं पाई। अवनी की चुप्पी से विधि के भाई राजू के हौसले बुलंद हो रहे थे। हंसती खेलती अवनी अब चुप सी हो गई। सरोज जी अपनी बेटी अवनी के पास फ़ोन करके अक्सर पूछती रहती थी, अवनी बेटा सब ठीक है ना? तेरा मन तो लग रहा है ना? कुछ परेशानी हो तो मुझे बता देना। परंतु अवनी अपनी माँ से विधि भाभी के भाई की गंदी नज़र के बारे में कुछ नहीं बोल पाती। वह कहते हैं ना, माँ बिन बोले ही अपने बच्चों की सारी बातें समझ जाती। यही हुआ सरोज जी के साथ। सरोज जी का मन अशांत रहने लगा। सरोज जी ने अपने पति अशोक से कहा, सुनिए, मेरा मन घबरा रहा है। कुछ तो बात है जो अवनी मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रही। सरोज जी ने कहा, बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम परिवार सहित बनारस चलें? अवनी से मिलकर शाम तक वापस लौट आएंगे। अशोक जी ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है बिटिया से मिलने का। ऐसा करते हैं, बिना बताए चलते हैं, उसे सरप्राइज देंगे, देखना बहुत खुश होगी। अवनी के भाई अतुल ने कहा, हाँ, दीदी को सरप्राइज देते हैं और साथ में दीदी के पसंद के गुलाब जामुन भी लेकर चलते हैं। रविवार को सभी सुबह सुबह बनारस के लिए निकल पड़े। पूरे 2 घंटे का सफ़र तय करके अशोक जी अपने परिवार सहित अपने बड़े भाई के घर पहुंचे तो घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था। अशोक जी ने धीरे धीरे आवाज़ लगाई, अरे कहाँ चले गए सब? तभी ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें सी आ रही। अशोक जी सरोज के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए। तभी अवनी के सिसकने की आवाज़ सरोज जी के कानों में पड़ी तो वह सहम गई। सरोज जी ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और कहने लगी, अवनी मेरी बच्ची, कहाँ है तू? दरवाज़ा खोल। तभी अशोक जी ने पूर्ण जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटा तो सहमी हुई अवनी अपनी माँ से लिपट गई। तभी कमरे के अंदर से विधि का भाई राजू भागने की कोशिश करने लगा। अशोक जी ने पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। लात घुसे बरसते हुए खूब लताड़ा। तभी शोर शराबा सुनकर विधि भी आ गई। राजू भागकर अपनी बहन विधि के पास गया और कहने लगा, दीदी यह लोग पागल हो गए, मुझे बचा लो। विधि ने कहा, यह क्या बोल रहा है राजू? कौन पागल हो गया? तू जानता है मुझे बुखार है, दवाई लेकर जरा आंख लग गई थी और इतनी ही देर में तूने अपनी औकात दिखा दी। राजू ने घबरा कर कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, यह अवनी ही कैरेक्टरलेस है। आप नहीं जानती, आजकल की लड़कियों के पढ़ाई लिखाई तो बस बहाने होते हैं इनके लिए। बात पूरी करने से पहले ही विधि ने राजू के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और वह जमीन पर गिर गया। बेशरम अपनी गलती छुपाने के लिए अवनी को बदनाम कर रहा है। क्या मैं नहीं जानती तेरी हरकतों के बारे में? शर्म नहीं आती तुझे? तूने तो मुझसे वादा किया था कि तू अवनी को अपनी छोटी बहन समझेगा। गलती मेरी ही थी जो तेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी भाई के मुंह में पड़कर इज्जतदार लोगों के घर में तुझे रहने दिया और तुझे हमारा नमक खाकर
हमारे ही घर की इज्जत पर हाथ डाला। विधि हाथ जोड़कर अपने चाचा चाची और अवन्नी से माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, चाचा जी, इसे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद यह कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। अवन्नी ने दर्द स्वर में कहा, भाभी, मुझे वादा नहीं, इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ इसमें गलत करने की कोशिश की, परंतु ऐसे इंसान भेड़िए होते जो कभी नहीं सुधरते। अवनी ने अपने पापा से कहा, पापा, इसे इसी वक्त जेल भेज दीजिए। अशोक जी ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया। अवनी के ताऊ ताऊ जी भी वहाँ पर आ चुके थे। उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। विधि बार बार माफ़ी मांग रही थी। अशोक जी अपनी बेटी अवनी को वापस अपने साथ सीतापुर ले गए, क्योंकि विश्वास की डोर एक बार टूट जाए तो जुड़ती नहीं। दोस्तों, किसी भी छोटी से छोटी आहट को नज़रअंदाज ना करें, सतर्क रहें और सावधान रहें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।